शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शानदार से कंसेप्ट वाली क्लास लेकर आपका बड़ा भाई उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग करेंगे ढेर सारी बातें अच्छे अच्छे कंसेप्ट और कंटेंट के ऊपर। तो पिछली वीडियो तक हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे रिलेशन और फंक्शन में, बताओ। हम लोग पहुंच चुके थे कि किसी भी दिए गए रिलेशन के लिए जबकि वह रिफ्लेक्सिव हो, उसके टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी सेट के ऊपर जो परिभाषित है कितने हो सकते हैं, सिमेट्रिक कितने हो सकते हैं और इक्विवेलेंस कितने हो सकते हैं। हम लोग बेल ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों को वो बेल ट्रायंगल की जो पूरी प्रॉपर्टी थी, कैसे कैसे वह इंक्रीज हो रही थी, कैसे कैसे हम लोग पिछले दो एलिमेंट्स को ऐड करके अपने नए रिजल्ट प्राप्त कर रहे थे, हम लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। तो एक उम्मीद करते हैं आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे और सब लोग एक्साइटेड होंगे आज वाले कंसेप्ट को लेकर कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या नया जानेंगे। रिलेशंस की ये जो दुनिया है, जो हमारा आपका जो संबंध है, उसी प्रकार जो दुनिया में इतने सारे संबंध हैं, जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो हमारे गणितीय रिलेशंस हैं, जो हमारे मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, हम लोग उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे कंटेंट डेवलप होते चले जा रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे से सारी बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अच्छे लेवल की तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब लोग सारी बातों को पूरे तसल्ली से पढ़ रहे होंगे, सीरियसनेस के साथ उसे नोट्स पे लिख रहे होंगे और पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट हमारी पावर है। कंटेंट रहेगा हमारे पास, नॉलेज रहेगा हमारे पास, तो हम लोग अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की शानदार सी क्लास को। सब लोग नोट्स निकाल लीजिए और सबसे पहले सब लोग हेडिंग लगा दीजिए। देखिए हेडिंग है द्विआधारी संबंधों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। फिर से द्विआधारी संबंधों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सम important result based on binary relations। तो जितना भी बाइनरी रिलेशंस हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पे कुछ ऐसे परिणाम हमारे सामने आते हैं जिनको हमें कभी कभी व्यापक रूप में सिद्ध करने के लिए, जनरल फॉर्म में सिद्ध करने के लिए देता है, जो हमारे मैथमेटिकल नॉलेज को या जो हमारा बाइनरी रिलेशन हम लोग पढ़े हैं उसका जो फैक्ट्स हैं उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। और ये क्लियरिटी इस बात पे बेस्ड होती है कि हम लोग 11 से लेकर 12 तक की जितनी बातें अभी तक पढ़े हैं उसके ऊपर कितना ज़्यादा हम लोग गहनता के साथ अध्ययन किए हैं, उसी बात को थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई करती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो द्विआधारी संबंधों पर आधारित कुछ परिणाम में जो सबसे पहला परिणाम है उसको हम लोग पहला थ्योरम कह देते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट का सब लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, कथन लिखेंगे कि इस वाले पहले वाले थ्योरम में क्या बताया गया। सब लोग ध्यान देंगे। किसी समुच्चय A पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय A पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय A पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार सममित होता है। किसी समुच्चय पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार सममित होता है यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स। सब लोग स्टेटमेंट लिख लिए होंगे, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को पूरा सुनते जाएंगे। कह रहा है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई सेट ए है जिसके ऊपर कोई डिफाइंड रिलेशन क्या है, R है। तो कह रहा है कि ये जो रिलेशन R है वह सिमेट्रिक होता है और कब होता है? इफ एंड ओनली इफ। यह सिमेट्रिक कब होता है? इफ एंड ओनली इफ जो R है वह किसके बराबर हो जाए? R इनवर्स के बराबर हो जाए। यानी जो रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं और जो R इनवर्स में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर वे दोनों आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो हमारा जो दिया गया रिलेशन होता है वह कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। और एक्चुअली वे दोनों आपस में जो बराबर होते हैं वह किन बिंदुओं पर बराबर होते हैं, हमको इसके ऊपर चर्चा करनी और यह दिखाना है कि एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज
हैव टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू आर इनवर्स। अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, सब लोग हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। हम आपको एक कंसेप्ट यहाँ सिखा रहे हैं, सब लोग पहले कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। हम लोग ये बात 11th के रिलेशन फंक्शन में एक बार पढ़े थे, हम आपको बताए थे, और अगर जो भी लड़के अच्छे से गंभीरता, जो भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे पढ़े होंगे वही बात जानते होंगे कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हो ए और बी, ध्यान से लोग सुनेंगे हमारी बात। कंसेप्ट क्या है, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हों, सेट ए और सेट बी, और इन दोनों को हमें आपस में बराबर प्रूव करना हो तो व्यापक रूप में हमें दो कंडीशन लेनी पड़ती है। हमें किसकी मदद लेनी पड़ती थी? सबसेट्स की। दो चीज़ों को, दो सेट्स को आपस में बराबर सिद्ध करने के लिए हमें सबसेट की मदद लेनी पड़ती थी, और हमें ये दिखाना पड़ता था कि जो बायां वाला सेट है वह दाएं वाले का सबसेट है, और जो दायां वाला सबसेट है वो बाएं वाले का सबसेट है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया सेट है वह राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट है, और जो राइट हैंड साइड में सेट दिया गया और लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। तो इस प्रकार अगर पहला वाला दूसरे का सबसेट है, दूसरा वाला पहले का सबसेट है, इट मीन्स दोनों जो सेट हैं वे आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग वहां पे सबसेट की मदद से और इन दोनों कंडीशन को प्रूव करके पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट, उन दोनों बातों को आपस में बराबर प्रूव करते थे, सेम उसी पैटर्न पे अगर हमें इस वाले प्रॉपर्टी को प्रूव करना हो तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? सबसे पहले जब हम इसका प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा टू प्रूव दिस थ्योरम वी हैव टू शो, पहली कंडीशन आर जो है वह किसका सबसेट है? आर इनवर्स का। और दूसरी कंडीशन में क्या दिखाना पड़ेगा? जो आर इनवर्स है वो भी किसका सबसेट है? आर का। तो R जो है R इनवर्स का सबसेट है और R इनवर्स जो है R का सबसेट है, यानी लेफ्ट में जो लिखा गया वह राइट का सबसेट है और जो राइट में लिखा गया वह लेफ्ट का सबसेट है। अगर इन दोनों बातों को हम दिखा पाएंगे तो हम आसानी से इस थ्योरम को क्या कर पाएंगे? प्रूव कर पाएंगे। तो सब लोग अभी तक ये इतनी बात कॉपी पे लिख लिए होंगे कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि R इज सबसेट ऑफ R इनवर्स एंड R इनवर्स इज सबसेट ऑफ R, और हमें प्रूव क्या करना है? R बराबर R इनवर्स। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी, किस कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करने चलते हैं और आगे, और हम लोग सबसे पहले R को R इनवर्स का सबसेट प्रूव करते हैं, देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हमारी बातें ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग पहला प्रूव करने जा रहे हैं R को R इनवर्स का सबसेट। अच्छा, जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर इस सेट के ऊपर बनाया गया, सेट ए के ऊपर यह जो रिलेशन है वह सेट ए के ऊपर बनाया गया है, तो यह जो रिलेशन होगा वह ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। और जहां से हमें कार्टेशियन मिलता है वहां से हम जानते हैं हमारा रिजल्ट किसके रूप में प्राप्त होता है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सिमेट्रिक की बात कर रहा है कि सिमेट्रिक तभी होगा जब R बराबर R इनवर्स है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हमें कितने अवयव की आवश्यकता होती है? दो अवयव की। दो अवयव की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो निकल के आएगा वह पेयर में आएगा और पेयर में हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव ए और बी इस प्रकार हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। दोनों अवयव हम लोग किस सेट से ले रहे हैं? जिस सेट पे हमें रिलेशन दिखाना उस सेट से। ए और बी बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तब ए ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम लोगों का जो दोनों अवयव ए और बी है वह सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और तब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वह रिलेशन आर में प्राप्त हो रहा है। अगर ए बी रिलेशन आर में प्राप्त हो रहा है तब इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर ए बी आर में प्राप्त हो रहा है तो हम लोग इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं जो हमारा बी कॉमा ए है, जो हमारा बी कॉमा क्या है? ए है, वह बिलोंग कर जाएगा किससे? आर इनवर्स से। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर से बिलोंग करेगा तो इंप्लाइज दैट जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए वह किससे बिलोंग करेगा? आर इनवर्स से। क्योंकि जैसे ही हम इस ए और बी की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देंगे तो हमारा जो आर था वह उसके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा आर संबंध है वह प्रतिलोम संबंध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी के स्थान पे
और बी को ए के स्थान पे जैसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारा आर से बिलोंग कर रहा था वह किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इम्प्लाइज दैट, तो बी कॉमा ए आर इनवर्स से बिलोंग कर गया। तो इस प्रकार से ए बी बिलोंग कर गया आर से। अब क्योंकि यह सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और सिमेट्री की कंडीशन को जब हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। अब कोई कह देगा ये क्यों हो गया, क्योंकि लिखेंगे सिंस आर सममित है, क्योंकि हमें सममित की कंडीशन को प्रूव करना है, तो हम लोग सममित की कंडीशन लेके चलेंगे। तो अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग करेगा। अब इससे आगे जब हम लोग चलेंगे इंप्लाइज दैट, और हम लोग इसको पुनः ए कॉमा बी लिख देंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि बी को हम लोग बी के स्थान पे हम लोग ए में कन्वर्ट कर दिए और ए का स्थान को हम लोग बी से परिवर्तित कर दिए। तो इस प्रकार हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर का क्रम है वो बदल गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं, जब रिलेशन से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के क्रम को बदल देते हैं तो जो आर होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सर हमारी बात ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो एलिमेंट थे, क्योंकि हमें सिमेट्री की कंडीशन को लेके चलना है, तो ए कॉमा बी हम लोग ले लिए सेट से, जिस सेट के ऊपर यह दिया गया रिलेशन परिभाषित है, डिफाइंड है। अब उससे जो तब हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आया वह आर से बिलोंग कर गया। अब क्योंकि यह सिमेट्री की कंडीशन है, तो अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग करेगा। और हम लोग कंडीशन में लिख दिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हमारा आर है वह सिमेट्रिक है। और जब हम लोग इस बार अब बी कॉमा ए से ए कॉमा बी में ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी पोजीशन को हम लोग बदल दिए। और जैसे हम लोग पोजीशन को बदलेंगे, जो हमारा रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा था वह किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करने लगेगा। और ये क्यों कर रहा है, तो लिख देंगे आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से। अच्छा, हम लोग आर इनवर्स की परिभाषा से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आर बराबर हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी प्राप्त होगा, तो हमारा आर इनवर्स क्या प्राप्त होगा, बी कॉमा ए प्राप्त होगा। इसीलिए ऊपर वाली लाइन में जो बी कॉमा ए अगर वह आर से बिलोंग कर रहा है सिमेट्री के कारण, तो जो हमारा ए कॉमा बी होगा वह किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से। इसीलिए हम लोग लिख दिया आर इनवर्स की परिभाषा से। तो आपको उम्मीद करते हैं ये तीनों लाइन अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग दो अवयव ए और बी सेट ए से लिए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग किया, सिमेट्रिक के लिए बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग किया, आर सममित है क्योंकि। और जब इस बार हम लोग इसके पोजीशन को चेंज कर दिए, तो आर इनवर्स की परिभाषा से बी कॉमा ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर में पाया जा रहा था, क्योंकि आर से बिलोंग कर रहा था वही, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अब आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर इनवर्स में भी पाया जा रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इंप्लाइज दैट जो रिलेशन आर है वह सबसेट हो गया किसका, आर इनवर्स का। क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा था, वही ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अब किससे बिलोंग करने लगा, आर इनवर्स से। तो इस प्रकार से हम लोग पहली कंडीशन को प्रूव कर दिए कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड का एक क्या है, सबसेट है। उम्मीद करते हैं सब लोग इतनी बातें अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके सेकंड पार्ट को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। लेफ्ट तो राइट का सबसेट हो गया, अब हम लोग देखते हैं राइट लेफ्ट का सबसेट किस प्रकार से होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब इसका जो लोग सेकंड पार्ट प्रूव करने जाएंगे, इसका मतलब अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं आर इनवर्स जो है सबसेट होना चाहिए आर का। जब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करने जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हम लोग अब की आर इनवर्स को आर का सबसेट लेना है, तो हम लोग जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो आर इनवर्स के अनुसार लेंगे। तो आर इनवर्स के रूप में हमें जो प्राप्त होगा वह बी कॉमा ए प्राप्त होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स implies that ordered pair A comma B also belongs to R inverse. A comma B also belongs to
आर इनवर्स। यहाँ पे बी कॉमा ए आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी भी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इंप्लाइज दैट जब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ए कॉमा बी प्राप्त हो जाएगा, और ए कॉमा बी किससे बिलोंग करने लगेगा, आर से, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था वो अब किससे बिलोंग करने लगेगा, आर से करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख देंगे प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। अब इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बी से जब बी ए लिखेंगे तो आर से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि लिखेंगे चूंकि आर क्या है, सिमेट्रिक है, और जब सिमेट्रिक रहेगा तो ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ए बी अगर आर में पाया जा रहा है तो इंप्लाइज दैट बी ए भी आर में पाया जाएगा, तभी सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। और ऊपर वाले में क्यों आर इनवर्स आर हो गया, क्योंकि यहाँ प्रतिलोम संबंध की परिभाषा लग गई कि बी कॉमा ए है तो उसका जो प्रतिलोम होगा यानी आर इनवर्स का प्रतिलोम आर होगा, उसमें पेयर चेंज रहेगा। अब अगर ए बी आर से बिलोंग कर गया तो बी ए भी आर से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अब सिमेट्रिक की कंडीशन हम लोग दिखा देंगे, आर सिमेट्रिक है जो कंडीशन दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो शुरुआत में बी कॉमा ए आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था वही बी कॉमा ए अब किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए आर इनवर्स में पाया जा रहा था वही ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए आर में पाया जा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये प्रूव कर दिए कि आर इनवर्स भी जो आर है उसका एक क्या है, सबसेट है। तो हम लोग इस प्रकार से दूसरी कंडीशन को भी प्रूव कर लिए। तो पहली कंडीशन जिसमें हम लोग प्रूव कर दिए कि हमारा जो आर है वह सबसेट है आर इनवर्स का, ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन अब की जो हम लोग प्रूव कर दिए, आर इनवर्स जो है वह सबसेट है किसका, आर का। दोनों कंडीशन की जब हम लोग कंपैरिजन कर देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि आर इनवर्स का सबसेट और आर इनवर्स आर का सबसेट, इसका मतलब कंडीशन 1 एंड 2, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, यानी स्थिति 1 और स्थिति 2 से अगर आप लेंगे तो हमारा दोनों आपस में क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आर इनवर्स। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों स्थितियों के द्वारा ये प्रूव कर दिए कि जो हमारा आर है और वो आर इनवर्स है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस पूरे थ्योरम को प्रूव कर दिए और ये हमारा हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जब लेफ्ट को हमें राइट का सबसेट प्रूव करना था तो हम शुरुआत में ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिए, और जब हमें राइट को लेफ्ट का प्रूव करना था तो शुरुआत में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए लिए, और प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से और सिमेट्रिक संबंध की जो सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा होती है उन परिभाषा का यूज करके हम लोग पेयर को लेफ्ट से जो अवयव बिलोंग कर रहे थे उसको राइट से बिलोंग करवा दिए, तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। और उसी प्रकार राइट से जो बिलोंग कर रहे थे उसको लेफ्ट से बिलोंग करा दिए तो इससे दूसरी हो गई। और दोनों को जब आपस में हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, या दोनों को आपस में कंडीशन से देखे तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट भी समझ में आया होगा और इसको प्रूव करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इसी में और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पहली थ्योरम थी, अगर इसका हम लोग विलोम भी देखें, यानी इसका अपोजिट स्टेटमेंट भी देखें तो वो भी सही है। अपोजिट स्टेटमेंट भी क्या है, राइट होता है। तो आप लोग सिर्फ ये बात जाने इसका अपोजिट भी क्या होता है, सही होता है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा कि यदि कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर इस प्रकार बनाया गया हो कि आर बराबर आर इनवर्स, तब आर सममित संबंध होता है। आर सममित संबंध होता है। सर आपने कॉपी पे इस स्टेटमेंट भी अपोजिट करके नोट कर लेंगे। ये अपोजिट जो स्टेटमेंट होती है भी अपने आप में क्या होती है, राइट होती है। तो अभी तक हम लोग दो बिंदुओं पर चर्चा कर चुके। जो हमारा मेन स्टेटमेंट था MS था, उसमें ये बताया गया है कि कोई दिया गया
कोई दिया गया रिलेशन जो कि सेट ए पर बनाया गया है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है इफ एंड ओनली इफ आर बराबर आर इनवर्स। अगर किसी भी दिए गए सेट पर कोई रिलेशन बनाया गया तो वह सिमेट्रिक होता है जब आर और आर इनवर्स आपस में बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट मेन है जिसको हम लोग प्रूव कर दिए। इसका अपोजिट भी सही होता है। कभी कभी अच्छे स्टेटमेंट में, कभी कभी अच्छे स्टेटमेंट के रूप में परीक्षाओं में ये बात पूछ देता है, और कभी कभी ऐसा भी दे देता है यदि कोई संबंधार किसी समुच्चय पर इस प्रकार बनाया गया है कि आर और आर इनवर्स बराबर है, तब बताइए आर किस प्रकार के रिलेशन को शो करता है, तब आप कहेंगे सिमेट्रिक। तो सेट पर बनाया रहेगा, सिमेट्रिक होने के लिए आर और आर इनवर्स बराबर होने चाहिए। और विलोम कह रहा है कि अगर आर और आर इनवर्स बराबर हैं तो जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो दोनों बातों को सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको पहली थ्योरम अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई। सब लोग थम्स अप कर दिएगा, हाँ सर पूरी बात समझ में आ गई। आप लोग अगर थोड़ा भी दिक्कत आपको लगेगी तो क्योंकि टफेस्ट टॉपिक्स में से एक है, तो आप लोग को थोड़ा एक बार पीछे करेंगे, पूरी बात को फिर से एनालाइज करेंगे, आपकी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग चलते हैं अब थ्योरम नंबर सेकंड पे। थ्योरम नंबर फर्स्ट को पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर सेकंड के ऊपर और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम वो भी है। सब लोग अब उसके ऊपर ध्यान देंगे, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करते रहें और अच्छे से एक एक बातों को समझते रहें, तो आपको बातें सब क्लियर भी होती जाएंगी और समझ में भी आती जाएंगी। सब लोग ध्यान से देखें। स्टेटमेंट जो थ्योरम सेकंड है उसका सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टेटमेंट, जो उसका कथन वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंध आर, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर, फिर डैश कर देंगे। इसमें हम लोगों को 3 थ्योरम पढ़नी, यानी इसके अंतर्गत 3 सब पार्ट हैं इसके थ्योरम के अंतर्गत। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर यदि स्वतुल्य है, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर यदि स्वतुल्य है, तब आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा, तब आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा। दूसरा, यदि समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर यदि सममित है, यदि सममित है, तब आर इनवर्स भी सममित होगा। और तीसरा, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर यदि संक्रामक है, तब आर इनवर्स भी संक्रामक होगा। सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे कि अगर किसी भी सेट ए के ऊपर कोई रिलेशन आर बनाया गया है, किसी भी दिए गए सेट ए के ऊपर अगर कोई दिया गया रिलेशन आर बनाया गया है, फिर सब लोग सुनेंगे ध्यान से, किसी भी समुच्चय ए के ऊपर अगर कोई संबंध आर बनाया गया है, तो पहली कंडीशन कह रहा है कि यदि आर जो बनाया गया अगर वह दिया गया रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, तो उसका जो इनवर्स होगा आर इनवर्स वह भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब पहले का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर रिफ्लेक्सिव होगा तो इंप्लाइज दैट आर इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। पहले वाले का मतलब अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर आर सिमेट्रिक है, अगर आर सिमेट्रिक है तो इंप्लाइज दैट जो आर इनवर्स होगा वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तीसरा कह रहा है कि अगर आर ट्रांजिटिव है, आर क्या है, ट्रांजिटिव है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आर इनवर्स भी क्या होगा,
ट्रांजिटिव होगा। हमें इन तीनों बातों को प्रूव करना है और व्यापक रूप में प्रूव करना है कि अगर किसी सेट ए के ऊपर बनाया गया रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव, आर सिमेट्रिक तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक, आर ट्रांजिटिव तो आर इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। हमें इन तीनों बातों को अच्छे से प्रूव करना है। सब लोग स्टेटमेंट कॉपी पे अच्छे से लिख लिए होंगे और इंग्लिश वाला भी उसको अच्छे से अपने कॉपी से लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग अब चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ। अब अगर हम लोग इसको प्रूव करना चाहें तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको प्रूव करेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करेंगे, दूसरा सिमेट्रिक के लिए प्रूव करेंगे और तीसरा हम लोग प्रूव करेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो यहां तक उम्मीद करते हैं सबको बातें एक एक बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको करेंगे अच्छे से और जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसे बना सकते हैं जिससे हमें व्यापक रूप में ये स्थायित्व के साथ समझ में आए कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। और बाकी अगर किसी को समय से भूख लग जाती होगी, सब लोग खाते भी रहा करें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप लोगों को जो भोजन करना है वह लिक्विडिक भोजन करना है, द्रवीय भोजन करना है, जिससे आपको बैठने की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती रहे और डिटर्मिनेशन भी आपका बढ़ता रहे। क्योंकि हम लोग अगर लाइट फूड करते हैं या खाते हैं तो हमें तुरंत निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती और हम लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त होती रहती है और हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। क्योंकि पढ़ने के दौरान हम लोगों का थोड़ा थोड़ा मानसिक जो ऊर्जा होती है उसका भी ह्रास होता रहता है। तो इसीलिए अगर लिक्विड चीज़ आपको कोई मिलती है तो आप लोग उसको आसानी से पी सकते हैं, खा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। पहला प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, यदि सेट ए पर बनाया गया संबंध आर स्वतुल्य है तब आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा। हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सब हमारी बातों को ध्यान से देखेंगे। चलें सब लोग देखें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य है। चूंकि आर क्या है, स्वतुल्य है। क्योंकि दिया है किसी सेट पर बनाया गया संबंध आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि आर क्या है, स्वतुल्य है। अगर आर स्वतुल्य है लिखेंगे इसलिए ordered pair A comma A belongs to R for all A belongs to set A। अब क्योंकि R जो है वह स्वतुल्य है और हम लोग जानते हैं स्वतुल्य के लिए जो कोई दिया गया व्यापक अवयव होता है R नियम द्वारा स्वयं से ही क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर A comma A R से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल A belongs to set A। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि A comma A belongs to R, यदि A comma A belongs to R यानी जो A ऑर्डर्ड पेयर A comma A R से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग इसका एलिमेंट का पोजीशन चेंज करें, क्योंकि ये स्वतुल्य है तो हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तभी भी हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो हमारा अभी भी ऑर्डर्ड पेयर A comma A रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में यह पोजीशन हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग पोजीशन चेंज किए और जब हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो यही ऑर्डर्ड पेयर A comma A हमारा किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से। जो A comma A ऑर्डर्ड पेयर था वह R से बिलोंग कर रहा था क्योंकि जो रिलेशन R था वह रिफ्लेक्सिव था। इम्प्लाइज दैट जब हम लोग इसके पोजीशन को चेंज कर दिए तब वह R इनवर्स से बिलोंग करने लगा, क्योंकि पोजीशन चेंज करने पर जो रिलेशन है वह जो इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन है वह R किस में कन्वर्ट हो जाता है, R इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो इस प्रकार से हमारा ऑर्डर्ड पेयर A comma A किस में कन्वर्ट हो गया, R इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वह A comma A R इनवर्स से बिलोंग करने लगा। और यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल A belongs to set A, फॉर ऑल A belongs to set A। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर A comma A है वह R से बिलोंग कर रहा था। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर A comma A R इनवर्स से बिलोंग कर रहा था। फॉर ऑल स्मॉल a belongs to set A। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर A comma A belongs to R इनवर्स है। ऑर्डर्ड पेयर A comma A belongs to ऑर्डर्ड पेयर है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है,
वही जो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं ए, जिसके अंतर्गत ए प्राप्त हो रहा है वह सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो शुरुआत में ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए था आर से बिलोंग कर रहा था, वही ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए अब किससे बिलोंग करने लगा, आर इनवर्स से। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे अतः आर इनवर्स भी स्वतुल्य है। अतः आर इनवर्स भी स्वतुल्य है। अतः आर इनवर्स भी क्या है, स्वतुल्य है। तो हम लोग पहले पार्ट को आसानी से प्रूव कर दिए। हम एक बार रिपीट भी कर देना, चलो फिर से सुन ले। हमें प्रूव ये करना था कि सेट ए पर बनाया गया संबंध आर रिफ्लेक्सिव है, तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव हो गया। हम लोग लिखे सिंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन देन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर implies that बी चेंज द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए, देन बी फाइंड अनदर सेम ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए, लेकिन वो बिलोंग कर जाएगा किससे, आर इनवर्स से। और इस कंडीशन में जो ऑल ए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। अब क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स से और इसके सारे जो अवयव हैं वह सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए आर की कंडीशन को फॉलो कर रहा था वही ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए आर इनवर्स की कंडीशन को फॉलो करने लगा। इसका मतलब आर इनवर्स नियम द्वारा भी जो एलिमेंट ए है वह ए से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब आर इनवर्स भी क्या है, स्वतुल्य है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो गया कि अवयव ए आर नियम द्वारा ए से बिलोंग कर रहा था और यहाँ पे अवयव ए आर इनवर्स नियम द्वारा ए से बिलोंग कर गया। तो जब इस कंडीशन में यह रिफ्लेक्सिव तो इस कंडीशन में भी यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस प्रकार हमारा रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को हम लोग प्रूव कर दिए कि अगर आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, स्वतुल्य होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, सब पार्ट लेते हैं। इस बार हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं, यदि ए पर बनाया गया संबंध आर, यदि ए पर बनाया गया संबंध आर सममित है तब आर इनवर्स भी सममित होगा, आर इनवर्स भी सममित होगा। हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। सर हमारी बात ध्यान से देखें। हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्वतुल्य की कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमें एक एलिमेंट की जरूरत होती है, तो हम लोग पिछले वाले में केवल ए लिए जिससे हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बना। और अब हम जानते हैं सममित के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होता है, ए और बी लेना पड़ेगा। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए कॉमा बी बनेगा। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कोई दो स्वेच्छ अवयव ए और बी इस प्रकार है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तब चूंकि आर सममित है, तब चूंकि आर सममित है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम लोग कोई दो स्वेच्छ अवयव ए और बी इस प्रकार लिए कि ए कॉमा बी ए से बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि आर क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, पहले से दिया है संबंध आर सममित है, तो आर इनवर्स भी सममित होना चाहिए। तो क्योंकि आर सममित है इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इम्प्लाइज दैट अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी जो है वह किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि आर सममित है। और हम लोग सममित के लिए जानते हैं कि अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा। अब यहां से इम्प्लाइज दैट अगर हम लोग अब इसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज करें तो ये तो सिमेट्री की कंडीशन में ये दोनों बिलोंग करेंगे कि जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर क्या है, सममित है। लेकिन अब अगर हम लोग बी कामा ए आर से बिलोंग कर रहा है इसके पेयर को चेंज कर दें ए कामा बी, तो यह प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से आर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सब लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे अच्छे से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। जैसे ही पोजीशन हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, क्योंकि सिमेट्री की कंडीशन यहाँ तक थी कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई दैट बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब हम लोग जब कंडीशन और आगे बढ़ाएंगे और इस बार हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे तो जो आर से बिलोंग कर रहा था वो आर इनवर्स से करने लगेगा, क्योंकि प्रतिलोम संबंध कहता है कि जब डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स की स्थितियों को आपस में बदल देते हैं तो हमारा जो आर होता है वो आर इनवर्स में बदल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ए कॉमा बी आर से भी बिलोंग कर रहा था वो अभी ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। और जब ए कॉमा बी आर इनवर्स से बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक है, इसीलिए बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग करने लगेगा,
आर इनवर्स से। ए कॉमा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्री की कंडीशन में बी कॉमा ए भी आर इनवर्स से बिलोंग करने लगेगा। अब तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो आर सिमेट्रिक था पहले, क्योंकि जो आर सिमेट्रिक था, क्योंकि अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा था तो बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा था, इंप्लाइज दैट। लेकिन अब इस कंडीशन में प्रतिलोम संबंध की परिभाषा के अनुसार हम लोग अब देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था वही उस स्थान पे इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर इनवर्स से बिलोंग करने लगा। तो इस प्रकार जो हमारा दिया गया रिलेशन आर था वो भी सममित था, तो इंप्लाइज दैट जो हमारा आर इनवर्स है वो भी क्या हो गया, सममित है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी प्रूव कर दिए कि अगर हमारा दिया गया रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा तो हमारा आर इनवर्स भी अपने आप में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, यदि सेट ए पर बनाया गया संबंध आर संक्रामक है, यदि सेट ए पर बनाया गया संबंध आर क्या है, संक्रामक है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, संक्रामक होगा। अब हम लोग जब इसको प्रूव करने जाएंगे सर हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। हम लोग जानते हैं संक्रामक में हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो हम लोग लिखेंगे माना 3 स्वेच्छ अवयव ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पेयर के क्रम को यानी अवयवों को चेंज करेंगे ये आर इनवर्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पूछेगा कोई कैसे, तो आप बताएंगे चूंकि, या ऐसे लिख देंगे प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, तो जैसे हम लोग क्रम बदलेंगे बी कॉमा ए हो जाएगा, यहाँ सी कॉमा बी हो जाएगा, लेकिन जहाँ आर इनवर्स से कर रहा था वहाँ आर से बिलोंग करेगा। और कंडीशन भी लिख देंगे क्यों, क्योंकि प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। अब इंप्लाइज दैट, अब अगर ध्यान से सब लोग देखें यहाँ पे अगर सब लोग ध्यान से देखें, बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है तथा सी कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में यहाँ पे तथा है, एंड है। तो अगर दो चीजें एंड यानी तथा से जुड़ी होती हैं तो उनको हम इधर इस वाले पार्ट को इस तरफ लिख दे रहे हैं, इस वाले पार्ट को इस तरफ लिख दे रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा सी कामा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए क्रम नहीं बदल रहे हैं, केवल इस को इधर उठा के लिख दे रहे हैं, इस वाले को उधर उठा के लिख दे रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चलो फिर से ध्यान से देखें, ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए जो आर से बिलोंग कर रहा था केवल फर्स्ट वाले प्लेस की तरह यानी शुरुआत में लिखा गया था, उसको सिर्फ हम एग्जैक्ट इधर ला के रख दिए। और जो ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा था सेकंड पोजीशन पे, उसके क्रम को बिना बदले हम लोग उसको केवल फर्स्ट पोजीशन पे ला के रख दिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्राप्त कर लिए। अब इंप्लाइज दैट यहाँ से देखिए सी कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा था तथा बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सेकंड वाला पार्ट और इसका फर्स्ट वाला पार्ट दोनों यहाँ सेम हो जा रहे हैं। अगर C कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा B कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है तो इंप्लाइज दैट क्या बचेगा, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे से ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, C कॉमा ए बिलोंग्स टू R। अब कोई पूछेगा कैसे, तो कह देना चूंकि R क्या है, संक्रामक है। और संक्रामक की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि अगर पहला दूसरा अवयव आर से कर रहा है तथा दूसरा तीसरा अवयव आर से कर रहा है तो पहला तीसरा भी किससे करना चाहिए, आर से करना चाहिए। तो अगर सी भी आर से कर रहा है तथा बी आर से कर रहा है तो सी कॉमा ए भी आर से करेगा, क्योंकि आर क्या है, संक्रामक है। ये बात पहले से पता है अपने को, आर संक्रामक है। अब हम लोग इसका क्रम बदल देंगे, जैसे ही सी कॉमा ए का ए कॉमा सी हो जाएगा और ए कॉमा सी किससे बिलोंग करने लगेगा, आर इनवर्स से, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे क्रम बदलेंगे तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर इनवर्स में। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर इनवर्स संक्रामक है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो पहला दूसरा आर इनवर्स से कर रहा है तथा दूसरा तीसरा आर इनवर्स से कर रहा है, इंप्लाइज दैट पहला तीसरा आर इनवर्स से कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे आर इनवर्स भी संक्रामक संबंध है, संक्रामक
संबंध है, और इस बात को हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। एक बार फिर से सब लोग रिपीट कर लें अच्छे से। हमको संक्रामक संबंध प्रूव करना था, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग सबसे पहले 301 जो ABC ले लिया जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर A, B यानी पहला और दूसरा एलिमेंट R इनवर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तथा दूसरा और तीसरा अवयव यानी ऑर्डर्ड पेयर B, C R इनवर्स से बिलोंग कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग पेयर के ऑर्डर को चेंज किए, जो R इनवर्स से बिलोंग कर रहा था वो R से बिलोंग करने लगा, और हम लोग कंडीशन भी लिख दिए प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। अब हम लोग क्या किए, इस कंडीशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दोनों लिखे गए हैं तथा के द्वारा यानी एंड के द्वारा लिखे गए हैं, उनको हम लोग उनका क्रम बिना बदले केवल जो सेकंड पोजीशन पे लिखा गया था उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिए, और जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा गया था उसको सेकंड पोजीशन पे लिख दिए। इससे हम लोग क्रम नहीं बदले, केवल लिखने को इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित कर दिए केवल। इससे हमें फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें दो अवयव C और B दिखाई दे रहे हैं और दो अवयव B और A दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये C पहले पोजीशन पे काम कर रहा है, B दूसरे पोजीशन पे काम कर रहा है। यहाँ पे B फिर दिखाई दे रहा है पहले पोजीशन पे, और यहाँ पे इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो C, B R से बिलोंग कर रहा है तथा B, A R से बिलोंग कर रहा है, यानी पहला दूसरा अवयव R से बिलोंग कर रहा है, यहाँ दूसरा तीसरा R से बिलोंग कर रहा है, पहला तीसरा भी R से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ B और B कॉमन मिल गया इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। तो हमारा जो C, A है वो भी R से बिलोंग कर गया, क्योंकि R क्या हो गया, संक्रमक हो गया। पहला दूसरा R से बिलोंग करे तथा दूसरा तीसरा R से बिलोंग करे, इंप्लाइड दैट पहला तीसरा करे तो R संक्रमक हो जाता है। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर C, A R से बिलोंग करेगा, हम लोग इसके क्रम को जैसे ही बदलेंगे तो A, C हो जाएगा, और ये R की जगह किससे बिलोंग करने लगेगा, R इनवर्स से। तो इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर A, B R से इनवर्स से बिलोंग कर रहा था तथा ऑर्डर्ड पेयर B, C R इनवर्स से बिलोंग कर रहा था, और इंप्लाइज दैट हम लोग प्रूव कर दिए कि A, C भी R इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से R इनवर्स क्या हो गया, संक्रमक हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध R अगर संक्रमक है तो R इनवर्स भी संक्रमक होगा। अगर किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध R स्वतुल्य है तो R इनवर्स भी स्वतुल्य हो गया। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध R सममित है तो R इनवर्स भी सममित होगा। हम लोग सारी बातों को प्रूव कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं व्यापक रूप में। और द्विआधारी संबंधों पर आधारित जितने भी परिणाम थे उन सभी परिणामों को हम लोग अच्छे से क्या कर लिए, समझ लिए। यहाँ पे हम आपको एक बार ब्रीफ में बता दे रहे हैं सर, अपनी कॉपी पे ब्रीफ में कहीं अलग से भी समझ लेंगे। हम लोग सबसे पहली बात क्या पढ़े, किसी सेट ए पर कोई रिलेशन R, किसी सेट ए पर कोई रिलेशन R सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है इफ एंड ओनली इफ R बराबर R इनवर्स। सब लोग कमेंट बॉक्स में एक एक बातों को लिखेंगे। किसी सेट ए पर बनाया गया कोई रिलेशन R सिमेट्रिक होता है R बराबर R इनवर्स। ये हमारा मेन स्टेटमेंट आपको बताए और इसको हम लोग प्रूव करके भी देखें। और इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो भी अगर कभी कंपटीशन में पूछेगा तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि वो भी सही होता है, ट्रू होता है। कौन सा, कि अगर कोई रिलेशन R सेट ए पर बनाया गया है और उसमें R बराबर हमें R इनवर्स प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपसे पूछेगा बताइए इसका मतलब जो रिलेशन बना है वह कौन सा होगा, तो आप बताइएगा वह रिलेशन अपने आप में क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा होगा। ये बात भी हमेशा ट्रू होती है। तो दो बातें हम लोग यहाँ सीख लिए इस थ्योरम के अंतर्गत। और उसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 2 में 3 बातें सीख लिए कि अगर कोई सेट ए है जिस पे कोई रिलेशन R बनाया गया है, तो पहली कंडीशन अगर बनाया गया रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, तो इम्प्लाइज दैट जो हमारा R इनवर्स है वो भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। हम लोग इस बात को प्रूफ कर लिए। दूसरा, अगर बनाया गया रिलेशन R सिमेट्रिक है तो हमारा जो R इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और तीसरा, अगर हमारा R क्या है, ट्रांजिटिव है, तो हमारा R इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो 3 यहाँ पे और 2 बातें यहाँ पे, हम लोग 5 शानदार सी बातों को यहाँ पे समझ लिए। और उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बातें क्लियर होती चली जाएंगी। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितना बार आप मल्टीपल टाइम चाहो इसको आप देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में सब लोग
लिखिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। हाँ सर सारी बातें समझ में आ गई, थम्स अप करिएगा। अब हम लोग जब आगे अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग तुल्यता वर्ग के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम सब लोग जानते हैं इसके बारे में, या हम कह दें न के बराबर बताए और पढ़ाई जाती है स्कूलों में। हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो रिलेशन के ऊपर कुछ प्रश्न होंगे उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग रिलेशन की अगली टॉपिक तब कंपोजिशन पे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी कंसेप्ट एक तरफ से जो प्लेलिस्ट के माध्यम से बनाई भी गई और आपको वीडियो वाइज मिलती जा रही है, सब लोग इससे अच्छा लाभ उठा रहे होंगे और सब लोग अपना नोट्स बहुत शानदार बहुत सुंदर प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज की जितनी बातें आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस क्लास के शानदार से कंसेप्ट के साथ, वो भी बहुत ही बेहतरीन सी क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से, माता पिता का सम्मान करते रहें, अपने बड़े सभी भाई बहनों की बातों को मानते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी पे देते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।